स्टडी डिवीजन से मैं आर के सर पुनः संज्ञा प्रकरण का एक और क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस समय संस्कृत का संज्ञा प्रकरण चल रहा है और संस्कृत के सभी चैप्टर्स में ये अलग है। मतलब अगर आपसे हम कहें तो स्वर व्यंजन संधि समास तो बहुत शुरू से ही पढ़ते हुए हम लोग आते हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है पहली बार टीटी अथवा सुपर टीटी में पढ़ने को अवसर मिलता, इससे कहीं वास्ता ही नहीं होता, बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं हम लोग इस चीज से। तो आज हम उससे विज्ञ करा रहे हैं, एकदम जानकारी। संज्ञा प्रकरण में अब तक दो संज्ञाओं को मैं आपको बता चुका हूं, एक है वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, और वृद्धि संज्ञा के बाद दूसरे नंबर पर मैंने बताया था गुण संज्ञा। इन दोनों में वृद्धि संज्ञा का सूत्र वृद्धिरादेश है, गुण संज्ञा का अधिक गुणा है। वृद्धि संज्ञा के वृद्धिरादेश में आ, आय और औ यह तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक बताए गए थे। गुण संज्ञा के अधीन गुण में अ, ए, ओ ये तीन गुण संज्ञक वर्ण बताए गए थे। अब ठीक तीसरे नंबर पर हमने बोर्ड पर आपके सामने लिखा है संयोग संज्ञा। इसका सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग। परीक्षा में पूछे संयोग संज्ञा का सूत्र क्या होता है तो हलो अनंतरा संयोग, यही इसका सूत्र है। सूत्र है हलो अनंतरा संयोग, और सूत्र का विच्छेद, पद का विच्छेद यदि करना चाहें तो हलः अनंतराः संयोग। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हलः अनंतराः संयोग और हलो अनंतरा संयोग को अलग अलग करने पर यह हल जो मिला, यह हल एक प्रत्याहार। हल क्या है? एक प्रत्याहार। अनंतरा का मतलब होता है बीच में। किसके बीच में भाई? हल का मतलब व्यंजन। बस चीजें स्पष्ट हैं। हल एक प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अनंतरा का मतलब बीच में, बीच में क्या? कोई स्वर न हो। इसकी व्याख्या सूत्र की यही है कि जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो, जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में, जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर न हो तो उनको, उनकी संयोग संज्ञा होती, तो उनकी संयोग संज्ञा होती। अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि गुरुजी कौन सी बात हुई कि दो व्यंजन के बीच में स्वर नहीं होगा तो उन दोनों की संयोग संज्ञा उसको कहेंगे। जैसे उदाहरण मैं आपके बीच में लिख रहा हूं, उदाहरण, उदाहरण में हमने लिखा पुष्प, पुष्प, और पुष्प में हमने इसको अलग अलग करना शुरू किया। प में ओ की मात्रा है, मूर्धास है, प है और अ, इस प में अ। अब आप देख रहे हैं कि इस मूर्धास और प के बीच में कोई स्वर नहीं। जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। कोई स्वर नहीं है किसके किसके बीच में? पुष्प के जो मूर्धास और प है इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए स और प की क्या है? संयोग संज्ञा। एक और उदाहरण देखिएगा, एक और उदाहरण, अल्प, अल्प लिख रहा हूं, अल्प, अ है, ल है, प है और अ। अल्प में आप देख रहे हैं कि ल एक व्यंजन है और प एक व्यंजन है, और इस ल और प के बीच में कोई स्वर नहीं है। अतः इनकी दोनों की क्या है? इनको हम कहेंगे कि ये संयोग संज्ञक है। यही संयोग संज्ञा का उदाहरण है बुद्धि। बुद्धि और अग्नि, इन दोनों पर चर्चा करिए।
बुद्धि और अग्नि। बुद्धि में ब, इसमें उ की मात्रा, द, ध और बाद में ह्रस्व। इस द और ध के बीच में कोई स्वर नहीं है। अग्नि अ, ग, न और ह्रस्व। इस ग और न के बीच में कोई स्वर नहीं। क्या देख रहे हैं इन तीन चार उदाहरणों में कि यदि किसी शब्द में अर्ध व्यंजन है तो समझ लीजिए वही उदाहरण है संयोग संज्ञा का। हलवनंतरा संयोग, हल दो, हल के दो व्यंजनों के बीच में, हल का मतलब व्यंजन मैंने बताया था, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। दो व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर नहीं होगा तो वही संयोग संज्ञा का उदाहरण होगा। यानी कोई शब्द दिया रहेगा, उसके बीच में यदि आधा व्यंजन दिया हुआ है, जैसा कि अल्प है, अग्नि में आधा ग है, अल्प में ल है, बुद्धि में द है, पुष्प में स है, उदाहरण दिया रहेगा इस तरह का, तो उसी को देख करके आपको संयोग संज्ञक बनाना है। क्योंकि वहां पर दो व्यंजनों के बीच में जब इसको अलग अलग आप करते हैं तो कोई स्वर नहीं होता। जैसे आप परीक्षा में किस प्रकार से बनाएगा, इसको जरा एक बार संयोग संज्ञा का पूछना रहेगा, प्रश्न बनाएगा कि निम्नलिखित में संयोग संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। एक दे देगा आपके बीच में जलज, कमल, एक बना देगा पुष्प, एक बना देगा रमेशक। आप इनको अलग करोगे तो इनके बीच में स्वर स्वर आएगा। जैसे ज को किया ज, इसमें अ है, ल को किया इसमें भी अ है, ज को किया इसके बाद भी है। यानी यहाँ ज और ल के बीच में स्वर है, ल और ज के बीच में स्वर है, ये संयोग संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कमल क है, इसमें भी अ है, म है, इसमें भी अ है, ल है, इसके बाद भी है। यानी यहाँ क और म दो व्यंजनों के बीच में स्वर है, म और ल दो व्यंजनों के बीच में स्वर है, इसलिए संयोग संज्ञा का उदाहरण नहीं है। और यहीं पर जब पुष्प आ जाएगा तो प, इसमें उ है, मूर्धा स, और ठीक इसके बाद प और उसके बाद स्वर है। यानी यहाँ स और प के बीच में कोई भी व्यंजन नहीं है। तो यही क्या है, संयोग संज्ञा का उदाहरण है। रमेशा की बात करेंगे तो र, इसमें भी अ है, म है, इसमें ह्रस्व ई है, स है, इसके बाद अह। यानी यहाँ र व्यंजन और म व्यंजन के बीच में अस्वर है, म व्यंजन और स व्यंजन के बीच में ईश्वर है, अतः यह संयोग संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दो व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर नहीं होगा वही संयोग होगा। हलो अनंतरा संयोग, हल माने हल यानी व्यंजन, अनंतरा माने बीच में संयोग होगा। कब? जब कोई स्वर नहीं होगा, तब उसी को हम क्या कहेंगे, संयोग संज्ञक उदाहरण उसको मानेंगे। उदाहरण से हमने विस्तृत आपको समझाया। तो ये रहा आपके बीच में आज तीन संज्ञा प्रकरण अब तक आप पढ़ चुके हैं। पिछले दो क्लासों में वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा, आज का क्लास रहा संयोग संज्ञा। फिर एक बार मैं तीनों का रिवीजन करता हूं। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेश, आ, आए और आओ, यह तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक है। उसकी बाद चर्चा करेंगे हम गुण संज्ञा का। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेन गुण, अ, ए और ओ, यह तीन वर्ण गुण संज्ञक हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संयोग संज्ञा का, जिसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोग, हलाधन अनंतरा। हल का मतलब व्यंजन वर्ण, हल एक प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। और दो व्यंजनों के बीच में अनंतरा का मतलब बीच में जब कोई स्वर नहीं होगा तो वहां पर वह उदाहरण आपका हो जाएगा संयोग संज्ञा का। इस प्रकार तीन संज्ञाएं अब तक आप पढ़ चुके हैं। इसी क्लास में आपको हम थोड़ा धातु रूपों की चर्चा करेंगे। धातु रूप, धातु रूप जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया। संस्कृत में धातु कहते हैं वह शब्द जिससे हमें किसी कार्य के होने का बोध हो, जैसे पढ़ना लिखना चलना हंसना बोलना। संस्कृत में इसको हम गम धातु, गम माने जाना, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, कुछ इस प्रकार से संस्कृत में दिखता। ठीक है, इनके रूप चलते हैं। क्रिया, क्रिया की लकारों में होती है।
या तो वर्तमान काल में होगी क्रिया, या तो भूतकाल में, या भविष्य काल में, भूतकाल में हुई होगी, भविष्य काल में होने वाली हुई होगी, अभी वर्तमान में चल रही होगी। कुल लकारों की संख्या अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 लकार होते हैं संस्कृत में। संस्कृत में अगर लकार पूछेगा, लकार, तो आप जवाब देंगे 10, जिसमें से हमारे पठन पाठन में 5 ही प्रयोग में आते हैं। ठीक है, और इन लकारों में रूप चलते हैं। एक लकारों में जो रूप चलता है उसमें लट लकार है, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा लृट लकार है, जिसे भविष्य काल। तीसरा लंग लकार, जिसे भूतकाल। चौथा लोट लकार, लोट लकार की बात करें तो आज्ञा के अर्थ में। और पांचवा है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, और विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इन 5 लकारों में रूप चलते हैं। इसके अलावा जो 5 हैं वो वेद शास्त्र इत्यादि में चलते हैं, हमारे पठन पाठन में अभी फिलहाल वो नहीं है। इन 5 का गम धातु का मैं रूप पढ़ता हूं आपके बीच में। लट लकार वर्तमान काल की बात करें, गम माने जाना। गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छाम। लिट लकार भविष्य काल की अगर मैं बात करूं, भविष्य में गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामा। लंग लकार भूतकाल की अगर बात करूं तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छा अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाम अगच्छाम। लोट लकार की बात करूं तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छामा। विधिलिंग की लकार की बात करूं तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेमा। इस प्रकार से धातु के रूप चलते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको एक शब्द रूप बताया था, इस क्लास में धातु रूप पर चर्चा किया। शब्द रूप यदि आपको याद है, धातु रूप अगर आपको याद है और सूत्रों को आपने याद कर लिया, प्रतिरादेच आदिगंतेन सहेता आदेन गुण हलवंतरा संयोग, और आगे जितने भी सूत्र आएंगे यदि आपको याद हो गया तो संस्कृत आपकी मुट्ठी में है। यकीन रखिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे के क्लासों में प्रोवाइड हो, मिले और आपकी तैयारी बेहतर तरीके की हो, सुपर तरीके की तैयारी हो, परीक्षा में कोई सस्पेंस न रहे। बैठें, प्रश्न देखें, खटक से उसका आंसर। कुछ इस तरह का प्रयास है हम लोगों का, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बस बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर अगली संज्ञा प्रकरण को लेकर के हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।